और O2। सबसे पहले जो हमारे 3 सेक्शन बना लो इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के 3 सेक्शन बनाओगे, सबसे आसानी से लर्न होगा ये। देखो 1 2 3। सबसे पहला इसका रिएक्शन है कंबशन। ठीक है, कंबशन की स्पेलिंग बोलना अच्छे से। COMBUSTION। कंबशन नॉर्मली दिख रहा है, बर्निंग हो रही है। कंबशन मतलब किसी चीज़ को बर्न करना। बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। और कार्बन एंडेड कंपाउंड चैप्टर की बात चल रही है तो कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करेंगे। तो कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी बर्न करते हैं ना तो CO2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि तुम्हारे को कोई भी चीज़ चेक करनी है, ये कार्बन से बनी है नहीं बनी है, तो तुम कैसे चेक करोगे? इसको बर्न करेंगे। अगर CO2 रिलीज हुई तो इसका मतलब वो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन से है उसमें फॉर्म। ठीक है ना। तो कार्बन कंबशन भी है ना यहाँ पर 2 कंसेप्ट निकल के आएंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी तुम्हारे को अच्छे से पता होना चाहिए। सैचुरेटेड जो होते हैं ना सिंगल बॉन्डिंग वाले, और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग वाले। और इसका कंबशन करते हैं तो बिल्कुल क्लीन बर्निंग होती है, एकदम क्लीन फील होता है। ये कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, कोई सूटी प्रोड्यूस नहीं होता। और अनसैचुरेटेड जिसमें सूटी प्रोड्यूस होता है। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का अलग से कंसेप्ट है, बिल्कुल आराम से देख लेना। और इसमें ना तुम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में तुम कोई भी कंबशन का जो रिएक्शन है इसमें कोई भी कंसेप्ट तो नहीं, CH4 ले लो तुम। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, इसका रिएक्शन। ठीक है ना, CO2 और H2O, इसको है ना फिर बैलेंस कर देना, बस ये तुम्हारा रिएक्शन होगा कंबशन। सबसे आसान है कंबशन। इसके बाद है ना एडिशन। दूसरा एडिशन के आगे लिख लेना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये थोड़ा सा तुम्हारे को ना याद रखने में आसानी रहेगी इस वर्ड से। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन कर रहे हैं किसका? हाइड्रोजन का, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कोई भी एडिशन जो है ना वो अनसैचुरेटेड में ही हो सकता है, ध्यान रखना। सैचुरेटेड में क्योंकि कोई भी प्लेस पहले से किसी के पास एक एक वैलेंसी से ही शेयर हो रखा है तो उसमें तो कुछ ऐड हो ही नहीं सकता। तो अनसैचुरेटेड, कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया हमने C2H4 और इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या हो गया? C2H6। ये क्या बन गया? इथीन था, इथेन बन गया। अनसैचुरेटेड था, उससे क्या बन गया? सैचुरेटेड। और ये होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और कैटलिस्ट यहाँ कौन से यूज होते हैं? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, PD होता है। ठीक है, ये 3, इनमें से है ना सबसे ज़्यादा हम वो जो निकल ही यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे सस्ता यही है। प्लेटिनम और पैलेडियम थोड़े महंगे हैं, रेयर हैं, तो ज़्यादा निकल यूज़ होता है। और इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा, सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमल फैट। ठीक है, नहीं उसमें ऐड हो जाता है एनिमल फैट, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कैटलिस्ट है। और उससे एक सैचुरेटेड वेजिटेबल घी या वनस्पति घी बोल देते हैं उसे। ठीक है ना, वनस्पति घी फॉर्म हो रहा है फैक्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया ना, इंडस्ट्रीज में क्या ले रहे हैं वो? वनस्पति ऑयल ले रहे हैं और उसमें एनिमल फैट ऐड करके, और मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है एनिमल फैट की फॉर्म में। और किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। और सैचुरेटेड वनस्पति घी बनता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ऑयल है ये अनसैचुरेटेड होता है। जो चीज़ जमती नहीं ना बेटा, लिक्विड में रहती है, वो कैसी होती है? अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड जो डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है, घी जम जाता है ना, घी जम जाता है। तो अनसैचुरेटेड से एनिमल फैट की फॉर्म में हाइड्रोजन ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और सैचुरेटेड वनस्पति घी बना देना, ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। और ये हमारा हेल्दी होता है, ये अनहेल्दी क्यों होता है? क्योंकि ये डिपॉजिट हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये हमारी बॉडी में जाकर के कहीं पर भी क्लॉटिंग कर सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एक ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है एडिशन का। और तीसरा हमारा है भाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के आगे लिख देना क्लोरीनेशन। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन के आगे क्लोरीनेशन लिख दोगे ना तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारे को, है ना, थोड़ा सा याद आ जाएगा कि क्लोरीन ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारा CH4 सैचुरेटेड है, इसमें क्लोरीन गैस ऐड हो गई तो क्या कर रहा है, एक क्लोरीन का एटम, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ये है ना H, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में चला गया, यहाँ पर जब Cl2 ऐड है, Cl भी सिंगल बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो ये जो एक HCl है ना यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा CH3 और इसकी जगह पे वैलेंसी में कौन सा जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, CH3Cl प्लस HCl ये बनेगा। ध्यान रखना CH2 प्लस HCl प्लस C इक्वल टू क्या होगा, CH3Cl प्लस HCl और ये होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब तुम देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्लोरीन ऐड हो रही है तो बन गया CH3Cl और HCl फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना कार्बन कंपाउंड की 3 इस सेक्शन में रखना। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आ जाना तुम इथेनॉल में। इथेनॉल में तुम्हारे को फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है पहले तो। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत मोटी मोटी सी हैं एकदम, कलरलेस लिक्विड है, बर्निंग टेस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है भाई, वाटर में किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो सकता है, न्यूट्रल है, कोई लिटमस पे इफेक्ट नहीं होता। ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और इसकी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे अल्कोहल की फॉर्म है, इथेनॉल तो है ही, और बिल्कुल प्योर इथेनॉल होता हो ना तो उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एक मिथेनॉल होता है ना, मिथेनॉल सिंगल मिथेन वाला, और इथेनॉल इथेन वाला C2 वाला है ना। और इसके बाद है ना एक तुम्हारे को डीनेचर्ड अल्कोहल बहुत अच्छे से याद रखना है। इंडस्ट्रीज में सेल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इथेनॉल को डीनेचर्ड कर देती है, उसमें मिथेनॉल मिला देती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। ठीक है ना, और उससे क्या हो जाता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है। उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें ब्लू डाई मिला देती है और एक पैरिडीन और मिल जाता है। तो ये 2-3 चीज़ मिला करके हैं, पैरिडीन नॉर्मल कोई और एक केमिकल सब्सटेंस है, उसमें इतना अंदर मत जाओ तुम। ठीक है ना, इथेनॉल में पैरिडीन और एक ब्लू डाई और मिथेनॉल वगैरह मिला करके डीनेचर कर देती है, जिससे वो ना कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं हो पाता, वो सिर्फ फ्यूल के लिए यूज़ हो सकता है। इससे हाँ आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हारे को एक आधे सैंपल पेपर में दिखा भी दूंगा। अब इसकी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें 3 डाल लेना। एक ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन है ना, वैसे तो देखो ये यहाँ भी डाल देते हैं बट क्लासीफाई करके चलो तुम 3-3 के में, तो तुम्हारे को लर्न करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। इसमें 3 कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। एडिशन को बिल्कुल सीधा सीधा याद रखो, इथेनॉल था हमारे पास और हमने उसमें ऑक्सीजन ऐड करके और है ना इथेनोइक एसिड बना दिया। ठीक है ना, और वैसे भी तुम ध्यान दोगे ये क्या होता है, C2H5OH होता है ना। और जो हमारा इथेनॉल वाला फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पे चले जाना, इसके स्ट्रक्चर पे जाओगे तो क्या है, ये C, इसके साथ तो 3 H है और इसके साथ 2 H और 1 OH होता है ना। इसी में जिस C के साथ OH जुड़ा हुआ है, इसी C के साथ में क्या होता है, एक O भी ऐड हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला किसका बनता है, इथेनोइक एसिड का। तो एक्चुअल में इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना हुआ है ना, इथेनॉल था उसी में एक ऑक्सीजन ऐड हो गई, ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। इसी को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इथेनॉल में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया ये, और उससे बना क्या, इथेनोइक एसिड। बट इसको करने के लिए हमारे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं। एल्कलाइन तो हमारा बेसिक नेचर का KMnO4 यूज हो सकता है, या एसिडिफाइड एसिडिक नेचर का। ठीक है,
एसिडिक नेचर का हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये यूज हो सकते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। बस ऑक्सीडेशन में तुम्हारे को इतना याद रखना है, इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इथेनोइक एसिड फॉर्म हो रहा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन से हैं? एल्कलाइन KMnO4। वैसे KMnO4 में NaOH मिला देते हैं तो वो एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा, और K2Cr2O7 इसमें H2SO4 मिला देंगे तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और वो इसमें यूज होंगे हमारे। समझ में आ गई बात? KMnO4 को एल्कलाइन नेचर का बनाने के लिए इसमें NaOH मिला देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है? एल्कलाइन नेचर का, एल्कलाइन KMnO4 बोल दिया हमने। और जो हमारा K2Cr2O7 है ना, इसमें एक एसिड H2SO4 मिला देते हैं तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, तो इसे बोल देंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7। समझ गए? ये ऑक्सीडेशन हमारा एक रिएक्शन आ गया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑक्सीडेशन वाला भी। केमिकल रिएक्शन में तो तुम कहीं पर भी कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो किसी भी तरह का। एक दूसरा है हमारा डिहाइड्रेशन। नाम से ही थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, डिहाइड्रेशन होता है वाटर को लूज कर देना, वाटर लूज कर देना। तो इथेनॉल क्या करता है? वाटर को लूज कर देता है, तो इसीलिए मैंने इसको इथेनॉल में डाल रखा है, क्योंकि ये इथेनॉल का ही है, ठीक है ना। C2H5OH, इसको हम हीट कर रहे हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप है ना, इसमें H2SO4 ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? H2SO4, और इसको 443 केल्विन पे 443 केल्विन पे इसे हम हीट कर रहे हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें H2SO4 डाल रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? इसमें से H2O लूज हो जाएगा। अब H2O लूज होने के बाद जो एक यहाँ पर सब्सटेंस बनेगा, तुम खुद ही देख लो। वैसे इस सब्सटेंस में से तुम H2O बाहर निकाल दो। डिहाइड्रेशन ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन सिर्फ इथेनॉल का होगा जब भी आएगा। इथेनॉल में से एक H2 और एक H2 निकल गया ना, तो H कितने बच गए? 4 बच गए। दो H बाहर निकल गए भाई, टोटल 6 H थे, है ना, तो कितने बच गए? 4। और ऑक्सीजन भी बाहर चला गया, और C2 क्या बचा हमारे पास? C2H4। और C2H4 क्या होता है? एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? इथीन। समझ गए? अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आ सकते हैं कि हमने है ना इथेनॉल को हीट कर दिया और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, उसका फॉर्मूला बताओ, है ना। किसी भी तरह से आ सकता है, या इसको A बोल देंगे। व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, और उसके बाद है ना एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है ना, ठीक है, एक बर्निंग स्मेल का, बर्निंग टेस्ट का एक सब्सटेंस है A, जिसे हीट कर दिया, और एक B प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो कि क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए वहां पर, और H2O रिलीज हो रहा है। तो तुम्हारे को इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डिहाइड्रेशन हो गया दूसरा। और तीसरा इसका सिर्फ एक ही बच गया, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम, इथेनॉल का C2H5OH, और इसका रिएक्शन हो गया हमारा किसके साथ में? सोडियम के साथ में। इसमें है ना बेटा, बस तुम्हारे को एक चीज का ध्यान रखना है। वैसे तो देखो ये इथेनॉल हमारा है ना न्यूट्रल नेचर का हम पढ़ते हैं ना, बट इथेनॉल का है ना बिहेवियर है ना हमेशा है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एसिडिक नेचर का हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जब ये एक हाई रिएक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करता है ना, तो लाइक एक एसिड की तरह रिएक्ट करता है। और एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज हो जाती है, H2। इसे बैलेंस कर देना है बस, सिर्फ तुम्हारे को इस H की जगह पे है ना Na डाल देना है, C2H5ONA। और मैंने तुम्हारे को इसका नाम बताया था, C2H5O एक हमारा आयन फॉर्म होता है जिसका नाम क्या था? इथॉक्साइड। इसका नाम क्या था? C2H5O का नाम क्या था? इथॉक्साइड। और ये क्या है? सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है ना। जो हमारा है ना
अल्कोहल का जो आयन बनता है वो तो होता है इथॉक्साइड, और जो एथेनोइक एसिड का आयन बनता है एक H लूज करने के बाद, तो वो कौन सा था, इथोनेट। तो इसके साथ सोडियम ऐड हो गया तो सोडियम इथॉक्साइड, और उसके साथ सोडियम ऐड होगा तो सोडियम इथोनेट। अल्कोहल के साथ इथॉक्साइड और जो इथेनोइक एसिड बनेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसको बोलते हैं, उसके आयन को बोलते हैं इथोनेट। ये दोनों चीज़ तो तुम याद ही रख लेना, अलग से लिख के रख लेना बिल्कुल एकदम। C2H5O इसकी 1 वैलेंसी होगी, ठीक है ना, 1 माइनस, और ऐसे ही CH3COOH है ना, इस एक H को लूज कर दे, इसे बोलते हैं इथॉक्साइड और इसे बोलते हैं इथोनेट। और इनके साथ जब सोडियम ऐड हो जाएगा तो ये सोडियम इथॉक्साइड और ये सोडियम इथोनेट। आयन है, जैसे हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, सल्फाइट है, वे आयन है ना, उनकी वैलेंसी है सेम, वैसे ये भी आयन है। C2H5 CH3COO, ठीक है ना। अब ये हमारा इसके साथ जब रिएक्शन होता है क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, नाम से ही H2, ठीक है ना, बस सिर्फ इतना है। फिर इसके बाद सिर्फ इसे बैलेंस कर देना है तुम्हारे को, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, यानी यहाँ 2 लगेगा, और बस, ठीक है ना, एक अन्य वहाँ है, एक अन्य वहाँ है, यहाँ पर H, तो यहाँ पर 2 लग गया, और यहाँ पर भी 2 लग गया, ये बैलेंस कर देना है बस। ये केमिकल रिएक्शन हो गया हमारा इथेनॉल का मेटल के साथ, बहुत ही एक्टिव मेटल के साथ जब इसने रिएक्ट करा तो इसका क्या बन गया, H2 गैस रिलीज हो गई। अब इसके बाद हमारी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, किसकी, इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज में तुम्हारे को बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज के लिए थोड़ा सा स्पेस ले लें, और तुम देखोगे ना, तुम्हारे को इसमें एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तुम्हारे को सिर्फ इनकी जो बेसिक कंसेप्ट है ना वही याद रखने हैं। अब हम आ जाएंगे इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड का सबसे पहला है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन पता है क्या है, इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और इसमें क्या एक है ना स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ईस्टर फॉर्म हो जाता है, ईस्टर, और H2O रिलीज हो जाता है, ठीक है, H2O रिलीज हो जाता है, ये ईस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। और हाँ, स्पोनिफिकेशन बिल्कुल उसका उल्टा है, बिल्कुल उसका उल्टा। पहले तुम इसको देख लो, इसमें 2 ही है मेजर, और तो सारे एसिड वाले रिएक्शन है, समझ गए। एथेनोइक एसिड क्या है, एसिड है, और एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करेगा, H2 गैस, है ना, सेम उसकी तरह ही बनेगा जैसे इथेनॉल का था, और बहुत ही एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि इथेनोइक एसिड बहुत ही वीक एसिड है। ऐसे ही इथेनोइक एसिड जो है ना वो NaOH किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, H2O रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है, और एक सॉल्ट बन जाता है एकदम, ठीक है ना। और सारे रिएक्शन बिल्कुल एसिड बेसिस सॉल्ट मेटल नॉन मेटल वाले हैं, सिर्फ 2 हैं, एक एस्टरिफिकेशन और एक स्पोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या है देखो तुम, CH3COOH है ना, और हमारा C2H5OH है ना, OH को तुम इधर रख लो बस। रिलीज क्या होगा यहां से, H2O, क्या रिलीज होगा, H2O। फॉर्मूला ये लिख दो उठा के बस, ये और ये ऐड हो गया ना, तो ये क्या बना, CH3COO C2H5, ये तुम्हारा क्या बना, ईस्टर। फॉर्मूला लर्न नहीं करना है बिल्कुल, देख लो तुम क्या था हमारा, CH3COOH है ना, और C2H5OH। यहां पर मैं तुम्हारे को बताऊं, ये तो एसिड है ही, इसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये क्या है, एक अब यहां पर इसने एक बेस की तरह रिएक्ट कर दिया। वैसे देखो इथेनॉल है ना बेस नहीं है, बट मैंने तुम्हारे को बताया था ये कभी कभी क्या करता है, अपने बिहेवियर के अगेंस्ट काम करता है, कभी एसिड की तरह रिएक्ट कर देगा किसी रिएक्शन में, कभी किसी बेस की तरह। तो यहाँ पर इसने एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करा, तभी तो H2O रिलीज होगा।
और बेस में से क्या रिलीज होता है OH, और एसिड में से क्या रिलीज होता है H। तो यहां से OH उड़ा दो, यहां से H रख उड़ा दो, जो भी बन गया फॉर्मूला ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया। बस कितना नॉर्मल सा फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला लर्न ही नहीं करना तुम्हारे को बिल्कुल, ठीक है ना। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, इसका उल्टा, रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। उसमें क्या होता है, ये ईस्टर ले लिया हमने, CH3COO C2H5, ठीक है। और इसमें नॉर्मली लो तुम, पहले इसका रिवर्स लो, इसका रिवर्स में हमने क्या कर दिया, H2O ले दिया, ठीक है। और बना क्या, ये दो सब्सटेंस बनेंगे, है ना, CH3COOH प्लस में C2H5OH, यही बनना चाहिए ना। बट रिवर्स करते वक्त है ना, हम यहाँ पर H2O की जगह पे है ना एक बेस ले लेते हैं NaOH या KOH, बस। अब यही हो गया सीधा का सीधा, OH तो इसके पास चला ही गया था, एल्कोहल बन गया, इथेनॉल बन गया। और ये जो Na है ना, जहां इसका हाइड्रोजन था ना वहां Na कर दो भाई, बस। और ये क्या बना था, सोडियम इथोनेट। मैंने इसके आयन का नाम क्या बोला था, इथोनेट बोला था ना, तो ये क्या बन गया, सोडियम इथोनेट बन गया। और ये क्या है, सोप का फॉर्मूला आ गया, बस। और इससे अलग सोप के जो, सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तो जैसे सिर्फ 2 C वाला है ना, लॉन्ग चेन होता है 16 C है, 17 C है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। यहाँ पर KOH लेते तो यहाँ K आ जाता, यहाँ पे NaOH है, यहाँ पर Na आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा रिएक्शन 2 है, इथेनॉल में 2 ही याद रखो, और नॉर्मल तो एसिड वाले ही हैं। एसिड ने सोडियम के साथ रिएक्ट करा तो H2 गैस रिलीज कर दी, सोडियम इथॉक्साइड बन गया। एसिड ने अल्कोहल उसके साथ में NaOH बेस के साथ रिएक्ट कर गया तो H2O रिलीज हुआ, समझ गए ना। और रिएक्शन में इतनी दिक्कत नहीं है, 2 ही, ईस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन तुम्हारे है ना। सिर्फ अब ये 3 टोटल कितने रिएक्शन हो गए, 3 3 और 2, 6 कंसेप्ट बिल्कुल सीधे सीधे हैं। कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, नाम से क्लियर है। कंबशन मतलब बर्निंग हो रही है, एडिशन मतलब इसके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिखना है इसके साथ में नाम, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट यहां पर कौन सा यूज हो रहा है, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक को चेंज होकर के दूसरा आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन को चेंज करके क्लोरीन आ गया, ठीक है ना, तो CH3Cl फॉर्म हो गया और यहां पर HCl रिलीज हो गया। इथेनॉल के कौन से हैं, ऑक्सीडेशन, इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड होकर के क्या बन गई, इथेनोइक एसिड फॉर्म हो गया। फॉर्मूले से ही ध्यान रखो ना, इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड होती है तभी तो इथेनोइक एसिड फॉर्म होता है। जिस C के साथ में एक OH था उसी के साथ में एक O और ऐड हो गया, और एक O ऐड होता है ना तो 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है हमेशा, क्योंकि उसकी 2 वैलेंसी है। तो इथेनोइक एसिड बन गया, इथेनॉल से ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीडेशन, और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो गई KMnO4K2Cr2O7। और फिर इसका इथेनॉल का कौन सा हो गया, डिहाइड्रेशन, नाम से ही दिख रहा है डिहाइड्रेशन होना, वाटर लूज कर देना। तो इथेनॉल को जब हीट करते हैं ना H2SO4 थोड़ा थोड़ा डाल के 443 केल्विन पे, तो है ना वो H2O रिलीज कर देता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है C2H4, ठीक है ना। एडिशन, C2H4 पता कैसे कैसे आएंगे, रिएक्शन को ही मिला देंगे एक दूसरे के साथ। हमने भाई एक रिएक्शन किया, H2O रिलीज हो गया उसमें से, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, आ गया C2H4 आ गया, उसके साथ फिर एडिशन कर दिया एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, C2H4 में क्या कर दिया हाइड्रो, तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो एक एक हिस्से में 2 रिएक्शन मिला दिए, समझ गए। पहले उसमें क्या कर दिया हमने, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, और फिर कौन सा हो गया, एडिशन हो गया, समझ गए। ऐसे ही ना घुमा घुमा के रिएक्शन आएंगे बेटा। और फिर जो हमारा एथेनोइक एसिड है, एक इसका सोडियम के साथ बहुत हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ में इथेनॉल जब रिएक्ट करता है तो वो लाइक ए एसिड रिएक्ट कर देता है और H2 गैस रिलीज कर देता है, ठीक है ना। और जब ये इथेनोइक एसिड वाले रिएक्शन आते हैं तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड वाला रिएक्शन हम इसमें भी डाल सकते थे, बट इसके 3 हो गए थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा एक में क्लासीफाई करने में थोड़े थोड़े सेक्शन से बना के करोगे ना तो बहुत अच्छे से याद रहेंगे। इथेनोइक एसिड में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करा, एक ईस्टर फॉर्म हो गया,
और उसका फॉर्मूला बनाने के लिए तुम्हें कोई एफर्ट नहीं करना, यहीं से फॉर्मूला निकल के आ गया, तुम्हें इसके रट्टे भी नहीं मारने। इसमें से बेस में से OH निकाल दो, एसिड में से H निकाल दो, जो भी फॉर्मूला बन गया एस्टर। ईस्टरिफिकेशन का उल्टा सपोनिफिकेशन। सिर्फ तुमने है ना जहां H था ना उसकी जगह पे Na लग दिया, बस NaOH हो गया हमारा। OH तो हमारे इसके साथ जाना ही था, जहां H जाना था इसके साथ में वहां Na चला गया, बस यहां पर एक कार्बन कंपाउंड बन गया, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स विद सोडियम और पोटेशियम सोल्ट। क्या आ गया? सोप। ठीक है ना। व्हाट इज सोप? सोप की डेफिनेशन क्या लिखोगे? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स विद सोडियम और पोटेशियम सोल्ट। बस सोडियम और पोटेशियम सोल्ट। हाँ, अगर सोप की बात होती है तो सोडियम और पोटेशियम सोल्ट आता है। जब है ना डिटर्जेंट आता है, डिटर्जेंट और सोप का बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करता है। सोप का ये फायदा है वो बायोडिग्रेडेबल है, और डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वाटर पोल्यूटेंट करता है, वाटर पोल्यूशन करता है, ज़्यादा पोल्यूटेंट सब्सटेंस है। बट उसमें पता क्या होता है? SO4 सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स विद सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट हो जाता है, वो डिटर्जेंट होता है। बस डिटर्जेंट और सोप में इतना सही है, मेरे ख्याल से बहुत होगी।